हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे काइनेमेटिक्स। तो आई होप काइनेमेटिक्स का पार्ट आपका अच्छी तरह हो गया होगा। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करेंगे एनसीईआरटी प्लस में एचसीवी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि आपका सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें फोर्स का चैप्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम अपना काम पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा। ठीक है, जहां तक हो पाएगा वहां तक बिल्कुल पूरा करेंगे, एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा चीज आपको एक्स्ट्रा बताई जाएंगी अब एचसी वर्मा से। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में जब आप बैठेंगे तो वहां पे ये रिडक्शन पार्ट आपको ऐसा नहीं है कि वो रिड्यूस ही मिलेगा, वहां पे पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर फोर्स। ठीक है, अब इसमें आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने और फ्रिक्शन को ऐड कर दिया। लेकिन आपको ये चैप्टर पढ़े बिना फ्रिक्शन आएगा नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज तो हम काम करेंगे 9th वाला ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ जल्दी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ भी रखी है पहले, तो आप अपनी बुक से नोट आउट भी कर लेना। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ समझाने का काम करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है एरिस्टोटल फैलेसी। ठीक है, आज समझाने का काम है, केवल और केवल थ्योरेटिकल सा पार्ट है, उसको आप अपनी कॉपी से कर लेना। 2-3 चीजें जो नहीं होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपनी बुक से किसी तरह भी आप कर लेना। 9th की क्लास की ही टॉपिक की बात करेंगे आज सारी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तब हम आएंगे पुली सिस्टम पे, शायद आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। देखो, एरिस्टोटल एक अच्छे फिलोसफर थे, बढ़िया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। ठीक है, उसने कहा कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो बॉडी को मोशन में रिक्वायर करने के लिए हेल्पफुल होता है। बिल्कुल सही बात कही उसने, कोई दिक्कत नहीं थी इस बात में। ठीक है, कि कोई गाड़ी है, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन और फोर्स है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, अब इसको टर्न करना पड़ेगा तो इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैलेसी कहाँ से हुई? फैलेसी का मतलब ये चीज चली नहीं, फिर जो इसने कहा ना वो चीज चली नहीं। तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक बार क्या लिख रखा है। ठीक है, ताकि आप भी थोड़ा सा ध्यान दें। एनसीईआरटी में द ग्रेट थिंकर एरिस्टोटल, इफ ए बॉडी इज मूविंग सेम एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। ठीक है, उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए? कुछ फोर्स चाहिए। ठीक है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लेकिन हम अभी ये पढ़ते हैं कि जब बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में होती है ना, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत कब पड़ती है? जब बॉडी को बेंड करना हो, टर्निंग। भाई एक्सटर्नल का क्या इफेक्ट है? टर्निंग। किसी चीज को टर्न करना होता है ना, तब आपको फोर्स लगाना पड़ता है। बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में कंटेन करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मान लेते हैं आपने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, ये चल पड़ी। ठीक है, लेकिन इसका मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका फोर्स भी क्या होगा? 0। तो ये एक्सटर्नल जो फोर्स आपने लगाई गया कहाँ? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब एरिस्टोटल ने ये बात बताई ना, उस टाइम क्या था? उस टाइम फ्रिक्शन वर्ड नहीं था। उस टाइम क्या नहीं था? एक फ्रिक्शन वर्ड नहीं था। और ये इस चीज को जब फ्रिक्शन वर्ड आया तब सभी ने नेग्लेक्ट कर दिया कि ये एक झूठ है। फैलेसी का मतलब एक झूठ है। ठीक है, तो आगे मैं आपको पढ़िए बताता हूँ क्या लिख रखा है आगे।
देयर इज ए फ्लॉ इन एरिस्टोटल आर्गूमेंट। आर्गूमेंट में, इस आर्गूमेंट में एक झूठ है कि कोई बॉडी है वो फ्लोर पे थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। ठीक है, क्यों रुक जाती है? एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर। ठीक है, इफ देयर वर नो अपोजिंग फोर्स द बॉल वुड नेवर स्टॉप। ठीक है, तो बॉल को कभी स्टॉप नहीं होना पड़ेगा। अब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स से आप इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर आपने किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, वो बॉडी थोड़ी देर बाद रुक गई, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि वहां पे फ्रिक्शन होएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे मेन काम क्या है कि एरिस्टोटल फैलेसी ने क्या बताया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो रिक्वायर्ड करता है, लेकिन ये झूठ है। ठीक है, हम नेचर के अंदर देखते हैं कि एक फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स काम करता है जो बॉडी को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो तब तक हमने क्या नहीं पढ़ा था? फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था जब तक हम इस पे चल रहे थे, उसके बाद ये झूठ हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इससे जल्दी जल्दी, ये 9th में भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बस मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, आसान आसान काम है। ठीक है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो, गैलीलियोज ने क्या बताया कि कोई वर्ड में बता रहा हूं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन ईच केस, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन ईच केस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बॉडी परमानेंट रेस्ट पे है या परमानेंट मोशन में है, ठीक है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से गैलीलियो जिलानी ये बताया। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, वो एक बॉल का एग्जाम्पल है, करो तो कर लेना, नहीं तो रहने देना, कोई जरूरत नहीं अब इस टाइम उसकी। ठीक है, अब इस पर काम शुरू करके है। ठीक है, अब बॉडी जो मोशन में रहती है, ठीक है, बॉडी जो मोशन में रहती है वो किसके काम रहती है? उसने एक वर्ड नाम दिया यहाँ पे, इनर्शिया। इनर्शिया। अब यहां से हम इनर्शिया को सीखते हैं कि क्या चीज है इनर्शिया। देखो, इनर्शिया एक ऐसी चीज है कि इनर्ट का मतलब होता है खुद का ऐसा, मतलब खुद का ऐसा गुण होता है उसके अंदर कि वो अगर रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। ठीक है, जैसे दो गाड़ी है, मतलब एक ट्रक है, एक कार है, वो आमने सामने टकरा जाते हैं। ठीक है, तो टकरा कैसे जाते हैं? वो कैसे टकरा जाते हैं? अगर आप ब्रेक लगा दें तो उसको रुक जाना चाहिए, ट्रक को भी रुक जाना चाहिए। तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं? तो एक्सीडेंट होने का कारण यही है कि जब हम किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं तो एक इनर्शिया, एक चीज़ खुद की होती है, वो काम करती है कि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करती है, तभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप इस तरह से? ठीक है, तो वहाँ से गैलीलियोज ने एक इनर्शिया वर्ड का नाम निकाला। इनर्शिया क्या होता है कि द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, देखो पढ़ के बताता हूँ, इनर्शिया, हाँ, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, ये एक बॉडी की इनएबिलिटी होती है। देखो, एक तो एबिलिटी होता है, एक इनएबिलिटी। ठीक है, तो इनएबिलिटी का मतलब ये, मतलब खुद की एक ऐसी एबिलिटी होती है, इनएबिलिटी होती है कि जो बॉडी को रेस्ट पे रखना चाहती है और बॉडी को मोशन में भी रखना चाहती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्लियर ये चीज़ें? ओके। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है? मास। किस पे डिपेंड करता है इनर्शिया? मास पे। ठीक है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। काफी बार इसको केजी में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इनर्शिया को। ठीक है, काफी बार। ठीक है, तो इनर्शिया एक मास की प्रॉपर्टी होती है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस आती हैं
इनर्शिया आखिर होता क्या है, तो देखिए आपको मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ ये चीज़ जो आपने पढ़ रखी है। तीन टाइप्स इनर्शिया हम देखते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ क्या है ये। देखो यहाँ पे इनका वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन इनकी बेसिक्स काम किया है हमारे। ठीक है, कभी आप सोचो ये अब काम आएंगे, अब काम नहीं आएंगे ये, लेकिन इनके बेसिक कॉन्सेप्ट तो काम आएंगे भाई, इसलिए हम इसको रिवाइज करवा रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई बस है, ठीक है, इस बस पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक ड्राइवर है, ठीक है, ऐसे बैठा है। अब ये बस रेस्ट पे थी, जैसे ही इसने मूव किया आगे की तरफ, ठीक है, तो इस कैंडिडेट के, इस बंदे के जो पैर के साथ कांटेक्ट में थे ये तो इसके साथ किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। लेकिन जो इसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट, ठीक है, ये इसके साथ मोशन में आ जाएंगे, लेकिन जो अपर पार्ट है वो पहले किस में था, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा, इसलिए जब बस चलती है ना तो हम किस तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैर तो हमारे उस बस के साथ कनेक्टेड है, तो हम मोशन में रहना पसंद करते हैं। लोअर पार्ट इज इन मोशन, ठीक है, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट पे ही रहता है, तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या होगा, वो पीछे की तरफ जाएगा, फॉल बैकवर्ड। पहला केस समझ में आ गया, एग्जाम्पल ही लिखना है बस आपको। दूसरा, अब ये बस मान लेते हैं मूविंग है और फिर एकदम इस पे ब्रेक लगा दी, तो क्या कहते हैं कि आगे की तरफ हम जाते हैं, फॉल फॉरवर्ड। क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि हम बस के साथ किस में रहना चाहते हैं, मोशन में। ठीक है, तो हमारा जो अपर पार्ट है वो किसके साथ रहेगा, मोशन में। लोअर पार्ट फिर उसके बाद रेस्ट पे आ जाता है, तो अपर पार्ट के साथ हम आगे चले जाते हैं। क्लियर ये चीज़ें, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं कि जब बस से, जैसे चलती बस से कॉलेज वगैरह भेजने जाती है, तो चलती बस से जब कूदना हो ना, तो बस के मोशन के साथ कूदना चाहिए हमें, अपोजिट नहीं कूदना चाहिए। ठीक है, अपोजिट कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, टूटवा लोगे मतलब भाई। अगर बस तेज होगी तो थोड़ी सी, धीरे बस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी तेज बस होगी तो आपको किसके साथ चलना पड़ेगा, उसके मोशन के साथ उतरना पड़ेगा। कभी आप पीछे बस ऐसे चल रही है, आप पीछे की तरफ उतर, तो आप पलटी खा जाएंगे फिर। ठीक है। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है जब कोई चीज काउड पाथ में चलती है, काउड पाथ में, ठीक है, तो पैसेंजर ऐसे बैठा रहता है, तो काउड पाथ में चलती है, तो अपर पार्ट उसका बाहर ऐसे हो जाता है, ऐसे बाहर की तरफ निकलने को हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो बस के साथ नीचे वाला तो मोशन में था, लेकिन अपर पार्ट उसका कैसा था, स्ट्रेट मोशन में, तो बाहर से देखने वालों को ऐसे लगेगा कि ये बाहर की तरफ झुका हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बाकी ये चीज़ आपने पढ़ी हुई भी है, ठीक है, कि मतलब फल कैसे झड़ जाते हैं, ठीक है, डस्टर पे हम स्टिक मारते हैं तो चूना क्यों झड़ता है, ये वाली चीज़ें सारी वही है। ठीक है, ओके, चलिए ये चीज़ें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा काम है स्टार्ट होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहली चीज, इट डिफाइंस फोर्स। यहीं से पता चलता है कि फोर्स नाम की कोई क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्स नहीं बताया पहले, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, वही का वही क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ।
ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखना है, इसमें वही लिखना है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी इज परमानेंट टू स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब इसकी स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी है आपने 9 में पढ़ी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रॉड करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखनी है, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द पार्टिकल or of the all forces acting on a particle is 0, then and only then, ये सिर्फ इसी कंडीशन में होगा, then and only then, ठीक है, द पार्टिकल विल बी अनएक्सेलरेटेड। अब आप इस तरह की लैंग्वेज को आप यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। पार्टिकल विल बी अनएक्सेलरेटेड, ठीक है, चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपकी थिंकिंग भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और वही चीज मैं डेवलप करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें धीरे धीरे। क्या कहा गया है कि किसी भी पार्टिकल पे जब सारे फोर्स एक्ट होकर 0 हो जाए तो उसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। और वो बॉडी किस में रहेगी, या तो रेस्ट पे रहेगी या किस में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अब आपका काम 11 का स्टार्ट हो गया। अब दूसरी बात इसमें, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इनर्शियल फ्रेम पे। किस पे डिपेंड करेगा, इनर्शियल फ्रेम पे। ये वर्ड मैंने आपको एक बार दूसरी वीडियो में बताया था, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद आया कुछ। तो वहां पे मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, इनर्शियल फ्रेम पे, ठीक है। और काफी बार स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो एवरी फ्रेम अटैच्ड टू द अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम। एवरी फ्रेम अटैच्ड इन टू अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल होता है, ठीक है, फ्रेम नहीं, इनर्शियल। क्लियर ये चीज, मतलब कहीं आपसे पूछ लेते इनर्शियल क्या होता है, तो कोई भी फ्रेम, जैसे ये है भाई, और फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अर्थ के साथ ये अर्थ रोटेट कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन भी कुछ होना चाहिए था। तो हम अजम्पशन करते हैं कि जो फ्रेम अर्थ से अटैच्ड है, ठीक है, वो कैसा है, इनर्शियल। अगर मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे, ये बुक है, ठीक है, तो ये इनर्शियल में नहीं है बुक, क्योंकि ये टेबल से कनेक्टेड है। क्लियर ये चीजें ये समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसमें नई नई चीजें जो बतानी थी ये वही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये फर्स्ट समझ में आ गया, ठीक है। मतलब आपको इसी तरह लिखने हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको अलग काम करना है। देखो जैसे आज पहला आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। साथ साथ नहीं लिखना है किसी को, मेरे साथ कभी आप लिखो एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। जो नई बात लिखी है आप रफ कॉपी लिखा करो, रफ कॉपी रखा करो, उसमें आप नोट कर लिया करो। दूसरा गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर उसके बाद इनर्शिया क्या होता है, उसके टाइप्स का मतलब उसके एग्जाम्पल टाइप्स। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ, और ये डिफाइन करता है फोर्स को, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया, जो इनर्शिया मैंने पढ़ा था वही है। उसके बाद ये चीज़ आप अच्छी तरह लिखेगा, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ, और इसको हम कहते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत, कम से कम 4-5 वीडियो में, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ,
और ये क्या बताता है हमें, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब काम की जो चीजें हैं वो छोड़ो, इसको डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम। मतलब इसको लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब होता है P इंटू वी ना, P इज इक्वल टू एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, या अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। अगर डेफिनेशन आप याद करो, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन बॉडी, ठीक है। मतलब क्या है, जिसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा उसका, जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा। यहां से दो चीजें हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी वो डिपेंड करेगा मोमेंटम पे, ठीक है। और एम वी के बीच में रिलेशन ये है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी उसका मास कम रहेगा, जिसका मास कम रहेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। वही बात बोल दी मैंने वैसे, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी उसका मास कम रहेगा, जिसकी वेलोसिटी कम रहेगी उसका मास ज़्यादा रहेगा। क्लियर ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए बस इसमें। जिसकी एप्लीकेशन जब आएंगे ना तब आपको बहुत अच्छी तरह सीखना पड़ेगा। जैसे कल की वीडियो हम करेंगे, इतना काम समझ गए, ठीक है। अच्छा भाई, यूनिट डायमेंशन आप लिख लेना। देखो जैसे इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। डायमेंशन क्या होगी, m1 l1 t-1। इतना काम तो कर लोगे ना, या नहीं कर पाओगे, कर लो इतना काम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज को लिखते हैं हम डी बाई डी टी से, मतलब डिफरेंशिएशन, टाइम के साथ किस तरह मोमेंटम चेंज हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब इसको मैंने क्या मान लिया, प्रोपोर्शनल साइन को कांस्टेंट यूज किया और 1 मान दिया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो ये लिख सकता हूं, देखो लिखता हूं, अब बॉडी का मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो मास को कहां ले आएंगे, बाहर। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट होता है भाई। एक चीज आपको बहुत अच्छी बताता हूं मैं, सुनिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट होता है, बॉडी का मास वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन नहीं लगेगी। वेरिएबल का मतलब भाई, एक ऊंट गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर रेत रखा हुआ है, ठीक है। अब ऊंट गाड़ी चल रही है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके अंदर से रेत ना गिरे, ऐसा पॉसिबल होता है क्या, नहीं होता ना। तो उसका मतलब उसका रेत जब गिर रहा है तो थोड़ा थोड़ा मास उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो सिस्टम कैसा है, वेरिएबल मास का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम कांस्टेंट मान रखा है, और डीवी अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये चीज हमने ये निकाली है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर एक्सेलरेशन पता हो किसी बॉडी का और मास पता हो तो हम आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस क्या होती है, डाइन, ठीक है। और एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन। लिख लेना, बस ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9th में आप पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है, इतना काम समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट काम, आज का जो लास्ट काम है वो हम करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, देखिए, every action and reaction
आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब क्या है इसका, एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल और अपोजिट। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड तो दोनों बॉडी का सेम रहेगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो कैसी रहेगी, अपोजिट। कैसी रहेगी, अपोजिट। इसका मतलब ये है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आप दो तीन चीजें सीखें, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन आर नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, ठीक है। मतलब क्या है, ये अर्थ है, अर्थ ने इसका वेट सपोर्ट किया, इसने इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, एक फोर्स अर्थ पे लग रहा है और दूसरा फोर्स इस बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन पे लग रहा है, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। एक सिंगल बॉडी पे कभी भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स वैलिड नहीं है। क्लियर ये चीजें, ठीक है ना। एक सिंगल बॉडी पे कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये लगेंगे सेम टाइम पे। दो चीजें आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम टाइम पे लगेंगे, लेकिन लगेंगे दोनों अलग अलग बॉडी पे, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिएक्शन ऐसा होगा आपको थप्पड़ मारे तभी वो इसको फॉलो करेगा, ना ना ना। आपने एक्शन कर दिया, ठीक है, उसका रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो वो दोनों फोर्स एक टाइम पे दो बॉडी पे अलग अलग तरह से लगते हैं। ये चीज समझ गए ना आप, ये चीज क्लियर हो गई ना आपको यहाँ तक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, गन वगैरह के कि रिकॉइल करते हैं पीछे, स्विमर के कि पीछे से तरफ जाते हैं, ठीक है। ये मतलब बहुत आसान आसान चीजें थी, ठीक है, जो आपको मैंने मतलब एक बार रिव्यू करवा दिया कि आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने 9th थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको सारी चीजें। और आप जब बुक से लिखेंगे ना तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब आज की जो क्लास थी ना सिर्फ हमने किस पे ली है, एक थ्योरेटिकल से पार्ट पे, 9th के पार्ट पे रिव्यू पे। मतलब ये करना तो है 11th में भी है, लेकिन अब की बार नहीं है, ठीक है। तो अब जो काम चलेगा वो लगातार 11th क्लास का चलेगा और लगातार कंपटीशन और एनसीईआरटी का लेवल का चलेगा। और अगला काम जो चलेगा हमारा वो चलेगा FBD। इसका मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन इस क्लास को हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस क्लास को हम किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए जो आपका काम है बहुत आसान आसान सा काम है, ठीक है। कोई भी बुक उठाना प्रदीप की, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, ठीक है। एनसीईआरटी क्या पढ़ना है कि आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको लिख नहीं सकते। लिखवा मैं ही सकता हूँ उसको कि आपको इलॉबरेट करके, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लिखना क्या है आपको, एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। उसमें फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया इसलिए उसको फैलेसी कह दिया। गैलीलियोज लॉ, उसने इनर्शिया के बारे में बताया, ठीक है, कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में, उस पर कोई फोर्स एक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी से न्यूटन फर्स्ट लॉ है, उसी को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कह दिया। फिर इनर्शिया के हमने टाइप देखे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से पहले एक टर्म और आ गई मोमेंटम, ठीक है। फिर उससे हमने डिफाइन किया सेकंड लॉ, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ा आपने थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ के बारे में आपने स्टेटमेंट पढ़ी। अब न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इसकी एप्लीकेशन चलेंगी लगभग 5 से 7 वीडियो के अंदर लगभग, ठीक है। क्योंकि हम करेंगे पहले पुल्ली फ्री बॉडी में पुल्ली सिस्टम का, कनेक्टेड मोशन का, स्प्रिंग का, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपको मजे भी आएंगे बहुत करते वक्त। तो नेक्स्ट टर्म हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज़ें, ठीक है।
उसके बाद इसमें थ्योरेटिकल पार्ट एक दिन फिर आएगा, इम्पल्स के बारे में, जैसे इनके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूजफुल है। तो इतना काम आप लिख लेंगे ना आज। ओके, गुड बाय।